हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज की वीडियो का एजेंडा है आरबी ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम में पूछे जाने वाले एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर के हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट कुछ ईयर्स में इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्या सेक्शनल कट ऑफ जाती है और उस सेक्शनल कट ऑफ को बहुत आराम से क्लियर करने के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, काफी सारे टॉपिक्स हैं, बट हमें कुछ ही टॉपिक पे ही फोकस करना है। जिन टॉपिक्स को पढ़ करके हम इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो सेक्शनल कट ऑफ है उसको बहुत आराम से क्लियर कर पाए, तो उन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ते हुए। और मैंने अगर आपको बताया है कि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए, तो उसके पीछे मेरा बेस क्या है, मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूं, मेरे पास क्या वो नॉलेज है, क्या मेरे पास डाटा है जिसके बेस पे मैंने आपको बताया कि यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे बारी बारी से, परंतु आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो आमतौर पर स्टूडेंट्स के मन में काफी सारे जो हैं वो डाउट्स होते हैं कि इस पर्टिकुलर जिस भी एग्जाम के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज अगर हम आरबी ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका पैटर्न क्या रहता है, कितने फेज में एग्जाम होता है, क्या सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के लिए क्या सोर्सेज को हमें फॉलो करना चाहिए, क्या कट ऑफ जाती है, क्या सैलरी रहती है, क्या हायरार्की सिस्टम है। तो इन सारे सवालों के जवाब एडुटैप आपको यानी कि आगाज से अंजाम तक आपकी हर एक कहानी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है इस ई बुक के थ्रू। तो इस ई बुक में आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी, जैसे आपका कितने फेज में एग्जाम होता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, क्या क्या कट ऑफ गई है किन किन सालों में, क्या सिलेबस रहता है, हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस बुक में मिल जाती है जो कि बहुत शानदार तरीके से हमने बनाई है। तो इस बुक के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, एब्सोल्युटली फ्री है, इसको डाउनलोड करिए और अपनी घंटों की मेहनत जो हम कहीं भी सर्च करने में लगाते हैं उसको एक ही जगह पे पढ़ करके अपने सारी क्वेरीज का हल ढूंढ लीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया कि ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन है इसकी कट ऑफ को हमें, क्योंकि हर एक सेक्शन फेज 1 के अंदर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मिनिमम मार्क्स तो हमें क्रॉस करने ही करने हैं। ठीक है, लेकिन वो मिनिमम मार्क्स क्या होते हैं सबसे पहले यही हमें आइडिया होना जरूरी है। तो अगर मैं आरबी ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करूं तो यहां से टोटल आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 30 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन। लेकिन इसके लिए आपको जो सेक्शनल टाइमिंग है वो भी मिलती है, कितनी, 25 मिनट, यानी कि इन 25 मिनट में आपको इन 30 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। लेकिन क्या 30 के 30 सोल्व करने हैं, टॉप नहीं करना हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन से, क्योंकि फेज 1 एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते। तो यहां से हमें इतना ही स्कोर चाहिए जिससे इस हर्डल को हम क्रॉस करके फेज 2 में की दौड़ में शामिल हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले उस मिनिमम स्कोर की बात कर लेते हैं। अगर मैं 2022 की बात करूं तो ये जो सेक्शनल कट ऑफ है ये 4.5 मार्क्स थी, ओनली 4.5 मार्क्स आपको आउट ऑफ 30 लेने थे इस सेक्शन से। अगर 2020 या 2021, जो कि 2020 में कोविड के कारण एग्जाम नहीं हुआ था तो 2021 में हुआ, तो यहां पे आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ थी आउट ऑफ 30 वो 6 मार्क्स थी। और अगर इससे पहले की भी बात करोगे 2019 2018 तो ये 7.5 मार्क्स, 7.5 मार्क्स। और अगर हम बात करें 2017 की तो ये 4 मार्क्स थी, यानी 7.5 से अबव ये कभी नहीं गई। लेकिन पिछले 2 सालों में अगर आप देखोगे तो 6 मार्क्स है और लास्ट ईयर ओनली 4.5 मार्क्स है आउट ऑफ 30। लेकिन क्या 4.5 मार्क्स लेना भी टफ है 30 में से? अगर आप पूछेंगे, अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हाँ, बच्चों के लिए मुश्किल है, तभी तो उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, तभी तो उनसे ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस सेक्शन में रह जाते हैं, बट ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको बताऊंगा कि सही जगह पे सही टाइम पे सही चीजों पे मेहनत करेंगे
तो इस सेक्शन को आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें इस पर्टिकुलर सेक्शन का सिलेबस, तो ये पूरा सिलेबस रहता है। ठीक है, ये सिलेबस आपका नोटिफिकेशन में कभी नहीं दिया जाता। अगर आप आरबी ग्रेड बी कि जब भी नोटिफिकेशन आएंगी वहां पे चेक करेंगे तो आपको ये सिलेबस नहीं दिया मिलेगा। ये हमने डिजाइन किया, किस बेसिस पे वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा एनालिसिस दूंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स रहते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स और बाकी के टॉपिक। इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से जब भी आपका एग्जाम हुआ है तो यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये सारे पढ़ने जरूरी है? हमें टॉप तो नहीं करना है इस एग्जाम के अंदर, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में 30 आउट ऑफ 30 नहीं चाहिए, क्योंकि ये फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो यानी कि एक सेफर साइड पे हमें अपना जो टारगेट है, आपको जो टारगेट है वो मिनिमम आपको 10 के आसपास रखना है। 10 to 12 आपको टारगेट रखना है। ये 10 to 12 मैंने क्यों बोला, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जाम थोड़ा सा इजी भी आ जाता है। जैसे लास्ट 2 ईयर में देखोगे तो टफर साइड पे है, लेकिन अगर 2019 की बात करें तो एग्जाम थोड़ा इजी साइड पे था, तो फेज 1 की कट ऑफ ही 120 प्लस चली गई। लेकिन लास्ट ईयर जो फेज 1 की कट ऑफ है वही 63 पॉइंट समथिंग है, उससे लास्ट ईयर देखोगे तो 66 है। तो अगर कट ऑफ 120 से 60 पे रहेगी तो जाहिर सी बात है कि पेपर टफ ही होगा। लेकिन कई बार अगर इजी आ जाता है तो फिर हमें इतना टारगेट रखना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्शनल कट ऑफ इससे ऊपर जाएगी, कभी सेक्शनल कट ऑफ आपकी कभी 7.5 से अबव नहीं गई, लेकिन जो वो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी ना फेज 1 की 120 के आसपास, 110 के आसपास, फिर उसमें भी तो इसका स्कोर मतलब काउंट होगा ना, वो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो सेफर साइड के लिए इतना सा तो जरूर रखो कि इतना स्कोर आ जाए। अगर पेपर आसान आता है तो भी इश्यू नहीं है, मुश्किल आता है तो भी इश्यू नहीं है, इतना टारगेट आपको रखना चाहिए। और बहुत मुश्किल नहीं है ये टारगेट, कुछ एक टॉपिक पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है, ये सारा नहीं पढ़ना है। वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो आपका जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं पिछले सालों में देखूं तो 2 से 3 क्वेश्चन हर बार इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, और अप्रोच सिंपल होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है। अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है, थोड़ी आपने प्रैक्टिस की हुई है, लॉजिक बेस्ड चीजें आप जानते हैं, तो इससे आप पक्का क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और इजी भी है, इसलिए इसको किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी पिछले 2-3 सालों में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 क्वेश्चन तक मिनिमम इसमें पूछ रहा है, 3 to 5 क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज इस टॉपिक की होनी चाहिए और साथ में आपको थोड़ा आपका जो सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो परसेंटेज है। परसेंटेज से अगर मैं देखूं तो सिंप्लीफिकेशन के रूप में एक आध क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, बट आप कहोगे सर इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आपने इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में क्यों रखा? क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे टॉपिक्स का बेस है क्वांट में। आप परसेंटेज से परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, क्या आप किसी इन टॉपिक्स को सोच सकते हैं कि बिना परसेंटेज के ये बन जाएंगे? कभी नहीं बना पाओगे आप क्वेश्चन। तो इसलिए आपको इसके बेसिक पार्ट पे मेहनत करनी है अच्छी खासी, है ना। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज से नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट करना, ये वाली सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेशियो है। ठीक है, रेशियो भी एक बेसिक टॉपिक है, रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। रेशियो, इसके अलावा पार्टनरशिप और एजीज का कंसेप्ट, पार्टनरशिप का कंसेप्ट एक ही है, लेकिन आपको रेशियो आना चाहिए, सीधा क्वेश्चन बना लेंगे। डीआई आपको चाहे लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, बहुत जगह रेशियो में डाटा दिया होता है, तो आपको रेशियो की जरूरत पड़ेगी। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सब में बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो रेशियो पे बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको, ये पढ़ना जरूरी है आपके लिए, ये भी एक बेसिक टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा आपको डीआई कभी स्किप नहीं करना है। डीआई आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि डीआई में 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं आपके, वो डीआई पे बेस्ड होते हैं एग्जाम में। मिनिमम 10 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। लास्ट ईयर देखोगे तो 15 क्वेश्चन है, उससे लास्ट ईयर देखोगे तो 15 क्वेश्चन है डीआई से। आप सोच के देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और डीआई को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है,
पहला जो डीआई होता है आपका वो बेसिक डीआई होता है, जिसमें आपका लाइन ग्राफ, जिसमें आपका बार ग्राफ, जिसमें आपका पाई चार्ट, जिसमें आपका मिक्स ग्राफ, जिसमें आपका टेबल, ये सारी चीजें रहती हैं। और इन डीआईज को आप कभी भी नहीं बना पाओगे अगर आपको रेशियो या परसेंटेज नहीं आता, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका अरिथमेटिक बेस्ड डीआई होता है। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई से भी अक्सर अगर आपके पास 3 डीआई पूछे गए हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में एक डीआई अरिथमेटिक पे आ जाए। अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क पे आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ सकता है, इंटरेस्ट पे आ सकता है, प्रोबेबिलिटी पे आ सकता है, दूसरे टॉपिक्स पे आ सकता है। और एक होता है कैसलेट डीआई। ठीक है, ये कैसलेट डीआई क्या होता है, आमतौर पर कम ही पूछा गया है आरबीआई ग्रेड बी के अंदर, लेकिन पूछा जा सकता है, जिसमें डाटा रो फॉर्म में दिया और उसको टेबल की फॉर्म में हमें बनाना पड़े। ठीक है, और वो भी बिना परसेंटेज और रेशियो के सोल्व नहीं होगा आपसे कभी भी। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन ये दोनों टॉपिक जो है इन तीनों टॉपिक का बेस है, यहां से आपको बनाना पड़ेगा। तो मेरे नजरिए से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ठीक है, जिन पे आपको फोकस करना है। क्लियर है? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, बट व्हाई दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। तो आपको ये मैं एक पीवाईक्यू कंपैरिजन दिखा रहा हूं। ठीक है, 2017 से लेकर के 2022 लास्ट एग्जाम तक मैंने सारा यहां पे आपको एक कंपैरिजन दिया है, जिसमें देखो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से लास्ट 2 इयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैंने आप कहोगे कि सर आपने सिंप्लीफिकेशन तो वहां इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं लिखा, क्योंकि जब आप नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो ऑलरेडी कवर हो चुका होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा वहां पे। तो ये यहां से क्वेश्चन पूछे गए। नंबर सीरीज से अगर आप देखोगे लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन है, पहले भी 1 क्वेश्चन है, 4 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखो लास्ट 2 ईयर में 5 और 4 क्वेश्चन है, उससे पहले भी 2 1 क्वेश्चन रहे हैं। परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन कम है, रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन कम है, बट यहां पे आप नजर डालोगे तो ये आपको बेचैन कर देगा कि डीआई से लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह से ज्यादा पूछ ले तो वो बैलेंस कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। अगर आप देखो तो जो मैंने टॉपिक अभी आपको बताए हैं 15 4 19 और 20 क्वेश्चन 30 में है, इन्हीं टॉपिक से है। मतलब ये आपका 60 to 80% कवर करेंगे ये टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं। और 60 to 80 का मतलब है कि हमारा जो 18 से 24 स्कोर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो टारगेट हमने तो 10 to 12 ही रखा है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ करके आप अपने जो भी आपने टारगेट रखा है उसको बड़े आराम से आप क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो इन पे आपको फोकस करना है। मैं तथ्यहीन बातें नहीं करता, एक प्रॉपर डाटा के साथ आपके साथ में यहाँ पे जुड़ा हूं, जो आपको बताता है कि व्हाई दिस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट और आपको इन पर फोकस क्यों करना है। ठीक है, चलिए अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी कि अच्छा स्कोर हम कर पाए एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैंने बताया कि ये बेसिक चैप्टर्स हैं, तो इन बेसिक चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम भी यहाँ पे मैंने बोला है, लेकिन नंबर सिस्टम में एक आध बहुत बेसिक कंसेप्ट छोटा मोटा अगर आपको पता है, अदरवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ये सब चीजें पता होगी तो इनफ होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज रेशियो, इन सारे चैप्टर्स को बेसिक से पढ़ना है। आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत कम पढ़ रहे और इनको भी ऊपर ऊपर से ओवरव्यू कर लिया और छोड़ दिया, नहीं, इनको आपको किसी भी तरीके से कोई टाइप नहीं छोड़नी, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ना, बहुत मेहनत से पढ़ना है इनको। ठीक है, एंड कीप एन आई ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चन। न्यू पैटर्न क्वेश्चन पे क्यों बोला मैंने, आपको एक आई रखनी है, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर अगर मैं देखूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया तो वो डायरेक्ट नहीं पूछा गया, थोड़ा सा ऐसे दे दिया, एक इक्वेशन 1 दे दी, इक्वेशन 2 दे दी और इक्वेशन 3 दे दी, और बोल दिया कि इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। था सिंपल ही, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न घुमा के दे देता है, तो वहां डिस्ट्रैक्शन होती है, फिर एग्जाम में हमें पता नहीं चलता कि ये क्या पूछ लिया हमसे, ये क्या दे दिया। तो थोड़ी नजर रखो, उसी तरीके से प्रिपेयर करो। ठीक है, और जो टॉपिक मैंने बताए हैं, अगर आप उसके अलावा भी एफर्ट लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आप पढ़ो अर्थमेटिक का, सपोज आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो, तो आपको पूरा टॉपिक अगर नहीं भी पढ़ना, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस पर सिर्फ डीआई सोल्व कर लो और डाटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन लगा लो, आपके लिए इनफ है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस अलॉट, टॉपिक वाइज क्विज़, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जितना हो सके रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है,
गैप मत रखिए। हम क्या करते हैं, 1 महीना लगातार पढ़ लिया, फिर 2 महीने हाथ ही नहीं लगाया, फिर एग्जाम के टाइम पे फिर से थोड़ा थोड़ा। वीक में एक सेक्शनल टेस्ट दे लो, एक बार कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, फिर वीक में सेक्शनल टेस्ट दे लिया एक, फिर मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लिया। ऐसे उनको थोड़ा सा बांध के रखो साथ के साथ, ठीक है। और दूसरा, फॉलो दिस सीक्वेंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ये बड़ी काम की बात है, ठीक है। ये काम की बात क्यों है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में ये शिकायत करते हैं, सर कि मैं एग्जाम में एक क्वेश्चन करने लगा तो 3 से 4 मिनट निकल के मुझसे सोल्व नहीं हुआ, फिर दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ा, वहां भी 2-3 मिनट लगा लिए, वो भी सोल्व नहीं हुआ तो छोड़ दिया। ऐसा करके 5-6 मिनट हो चुके थे मुझे, और प्रेशर इतना है क्योंकि घड़ी तो चल रही है सामने और क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, तो फिर दिमाग इतना ऐसे डाइवर्ट हो जाता है कि जो चीजें आती हैं वो भी फिर गलत होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा सबके साथ होता होगा, मोस्टली के साथ। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को घर पे ही अच्छे से ट्रेन करके चलना है। तो मैंने यहाँ पे आपको इस पूरे पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूरे सेक्शन को, कि पहले 8 मिनट आपको यहाँ पे लगाने हैं इस पे, ठीक है। फिर 7 मिनट आपको यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। और फिर आपको 10 मिनट यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। 10 मिनट्स आपको यहाँ पे लगाने हैं। तो एग्जाम में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले, या घर पे सेक्शनल टेस्ट दे, मॉक टेस्ट दे, तब भी आपको ये करना है कि पहले 8 मिनट में पूरे पेपर में से निकल जाइए, पूरे सेक्शन में से 30 के 30 क्वेश्चंस में, और जहां जहां आपको इन 3 टॉपिक के क्वेश्चन दिखे उनको अटेम्प्ट करिएगा। बाकी किसी को टच मत करिए, सिर्फ पढ़िए, देखिए कि हाँ ये हो जाएगा। और जिसको लगता है कि ये टॉपिक मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो चलो ट्राई कर लेते हैं, वो ट्राई कभी मत करो। उस ट्राई में हमेशा दिमाग खराब होता है, टाइम खराब होता है, और कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने पढ़ा तो ऑलरेडी है ही नहीं, तो आप उसे कैसे सोल्व कर लेंगे। तो उन चीजों को स्किप करना है, ठीक है। तो और इनमें से भी जरूरी नहीं है कि जैसे सपोज नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन है, 3 हो गए, एक पे एनर्जी मत खराब करो, अगर आपको टफ लग रहा है उसे स्किप कर दो। तो मतलब जो चीज नहीं आती उसे एकदम से नकारना है, और जो आती है उसे एक्सेप्ट करना है, उसे सोल्व करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अर्थमेटिक नेक्स्ट 7 मिनट में आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो 2, 4, 5 जो भी आपने सोचा है वो इन 7 मिनट में अटेम्प्ट करो, और लास्ट की 10 मिनट डीआई के लिए रखिए। 10 मिनट में कम से कम एक डीआई तो आप सोल्व कर ही लेंगे, तो 5 क्वेश्चन तो हो ही गए ना आपके, और 2-3 क्वेश्चन यहां से करेंगे, 2-3 क्वेश्चन यहां से, तो 12 क्वेश्चन करके फिर भी आप बहुत आराम से आगे निकल रहे हैं, समझ रहे। तो इस स्ट्रेटेजी को घर पे बनाइए, पहले अपने मॉक टेस्ट में, सेक्शनल टेस्ट में फॉलो करिए, फिर एग्जाम में फॉलो करिए, ठीक है। तो ये आपके बड़ा काम आने वाला है। तो इस पे फोकस करिएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उन पे आप काम करिएगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, डाटा के बेस पे मैंने आपको बताए, उन पे एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए, और जो स्ट्रेटेजी बताइए उसके अकॉर्डिंग काम करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।